एक हमारा जे ऑफ थीटा का ग्राफ हो गया जिसमें आपके एक्सेस टोटली डिफरेंट हो गए, जिसमें आपने अगर दो थीटाज होते तो मैं कहता ये थीटा 0 है, ये थीटा 1 है, और ये मेरा इस डायरेक्शन में मैं, यानी ये अगर मैं राइट एंगल पे होता, क्योंकि मैं बोर्ड पे ड्रॉ कर रहा हूँ, असल में ये इस तरफ एक इस तरफ और एक ऊपर की तरफ कर देता और डिफरेंट थीटास के ऊपर देखता कि कैसा ये कर्व आएगा। तो उस कर्व को हमने कहा था कि वो इस स्पेसिफिक केस में वो एक बोल शेप कर्व बनता है, ठीक है। यानी कहीं से भी जाऊंगा तो इधर ये इतना अच्छा नहीं नज़र आ रहा, लेकिन काइंड ऑफ जिस तरह एक बोल होता है ना, जिसमें प्याला, जिसको हम उर्दू में कहते हैं, प्याले की तरह का बनता है। ऑब्वियसली प्याला ख़त्म हो जाता है लेकिन कर्व थोड़ा ये आगे जाता रहता है, ठीक है। तो हम थीटास की वैल्यू चेंज करते हैं और हम ये चाहते हैं ये वाला जो डायरेक्शन है ये क्या बता रही थी, जे ऑफ थीटा, और जे ऑफ थीटा क्या था, कॉस्ट फंक्शन। कॉस्ट का क्या मतलब था, एरर, हमारा टोटल एरर कितना आ रहा है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम एरर को कम से कम करें। तो हम ऑब्जेक्टिव, इसका जो सबसे कम वाला पॉइंट है ये हमारा ऑब्जेक्टिव है कि यहाँ तक रीच करें, ठीक है। तो ये मेन मकसद था। तो ऑब्वियसली अगर हम ये प्लॉट कर लें तो हम देख सकते हैं कि यार ये वाले पॉइंट के ऊपर, यानी एक तरीका ये हो सकता है ना कि आप मैटलैब में इसको प्लॉट कर लें, ठीक है, और फिर आप देखेंगे जिस जगह पर पॉइंट आ रहा है उस जगह पर कर्सर ला के क्लिक करेंगे, वो आपको बता देगा कि थीटा 1 क्या है और थीटा 0 क्या है। तो एक तो ये तरीका था, लेकिन हम इसके बजाय एक एल्गोरिदम में इंटरेस्टेड ही क्यों हैं, हम ग्रेडियंट डिसेंट में इंटरेस्टेड ही क्यों हैं कि ये काम हमें ना करना पड़े बल्कि ये एल्गोरिदम कर ले। उसकी बड़ी वजह ये है कि ये जो हमने x रखा है ये इस वक्त सिर्फ रखा हुआ था साइज़। ऐसे पैरामीटर्स बहुत सारे होते हैं, ठीक है, जो कि हंड्रेड्स में भी हो सकते हैं, थाउजेंड्स में भी हो सकते हैं, उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। तो जितने मर्जी हो जाए, अब 2-3 पैरामीटर के लिए तो ग्राफ प्लॉट हो जाते हैं और हम उनको विजुअली जाकर देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब ये वेरिएबल ज़्यादा हो तो उनके ग्राफ प्लॉट नहीं होते, कॉन्सेप्ट वही अप्लाई और होता है, ठीक है। यानी कि अगर मैं कहूँगा 3 वेरिएबल होते हैं, थीटा 0 थीटा 1, तो हम ऐसा थीटा 0 का थीटा 1 के साथ भी ग्राफ बनाते हैं, थीटा 0 का थीटा 2 के साथ भी ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, थीटा 2 का थीटा 1 के साथ भी बनाते हैं और उन सब के मिनिमम निकालने की कोशिश करते हैं और देखते हैं जॉइंट मिनिमम क्या है, ठीक है। तो कोई तरीका निकालने की कोशिश करते हैं, यानी मल्टीपल वेरिएबल्स में। लेकिन ग्राफ प्लॉटिंग में हमारी मजबूरी ये है कि हम 3D से ज़्यादा का ग्राफ प्लॉट नहीं कर सकते, क्योंकि हम जिस लाइफ में रह रहे हैं उसमें हम 3 डायमेंशन से ज़्यादा नहीं देख सकते, ठीक है। बट पैरामीटर्स 3 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो सकते हैं और उनके ऊपर सेम रूल्स अप्लाई होते हैं, ठीक है। तो ग्रेडियंट डिसेंट का काम है कि आप एक एक करके नीचे इस जगह पर हैं। और ग्रेडियंट डिसेंट से पहले मैंने आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिया था स्लोप का, जो कि, और मैंने कहा था कि डेरिवेटिव जब हम किसी फंक्शन का निकालते हैं, तो लेट्स से कि ये 2 डायमेंशनल ना होता और ये 1 डायमेंशनल होता, तो मैंने कहा था कि हम जो कैलकुलस में डेरिवेटिव निकालते हैं ना, वो इसके ऊपर एक टेंजेंट लाइन जो कि इसको एक पॉइंट पे टच कर रही हो, इसकी स्लोप को बता रहा होता है, ठीक है। तो अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये पॉजिटिव स्लोप होगी, इधर ये नीचे की तरफ जा रहा है तो ये नीचे की स्लोप होगी। ये थोड़ा सा मैंने गलत बना दिया है, इसके थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, ठीक है। मैं कई दफ़ा इसको इमेजिन कर लेता हूँ कि हम इसके ऊपर साइकिल चला रहे हैं, ठीक है, ओके। दूर से साइकिल लग रही है कि नहीं। तो नीचे की तरफ अगर नीचाई है तो नेगेटिव स्लोप है, ऊंचाई है तो पॉजिटिव स्लोप, ठीक है। तो यहाँ पर अगर जा रहे हैं तो सही खूब सा चढ़ेगा हैं आपको, काइंड ऑफ, ठीक है, साइकिल चलेगी, ठीक, ओके। तो ये पॉजिटिव स्लोप है, ठीक है, यानी ऊंचाई चढ़ाई स्लोप को आप समझ लेंगे। पॉजिटिव चढ़ाई है, ये नेगेटिव चढ़ाई है यानी उतराई है, ठीक है। तो ये इसको हम कहते हैं स्लोप, ठीक। सो अगर एक डायमेंशनल वाला केस हो ना, तो ग्रेडियंट डिसेंट बेसिकली यही काम करता है कि वो इस डेरिवेटिव को फॉलो करता है, राइट। आप किसी पॉइंट से स्टार्ट होते हैं, आप कहते हैं कि यार डेरिवेटिव के हिसाब ले लो, ठीक है। डेरिवेटिव आपको सबसे तेज़ नीचे जाने वाली साइड बताती है, वो कहता है उतना आगे चले जाओ, ठीक है। तो ये उससे प्रोपोर्शनल आगे चले जाओ, ये मैं कहूँगा तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा आगे अभी देखते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ ग्रेडियंट डिसेंट, ठीक है। और अगर ये 2 डायमेंशनल में होगा तो हम क्या करते हैं कि दोनों डायमेंशंस का पार्शियल डेरिवेटिव ले लेते हैं, ठीक है। तो पार्शियल डेरिवेटिव आप लोगों ने पढ़े हुए हैं,
पार्शियल डेरिवेटिव ये होता है कि आप दूसरे वेरिएबल को कांस्टेंट अज्यूम करें और एक वेरिएबल के हिसाब से डेरिवेटिव ले लें, ठीक है। ओके, सो ये हमारा पास जो ओवरऑल था ग्रेडियंट डिसेंट में कि कोई फंक्शन है जो इस केस में जे ऑफ थीटा है, लेकिन ग्रेडियंट डिसेंट को समझते हुए आप लोगों को ये ध्यान में रखना चाहिए कि आप उसको सिर्फ जे ऑफ थीटा के पॉइंट ऑफ व्यू से ना समझें। इट वर्क्स ऑन एनी फंक्शन, कोई भी फंक्शन है उसका आपने मिनिमा निकालना है तो ग्रेडियंट डिसेंट आपको मिनिमा निकाल देगा। सिर्फ ये है कि ये आपको अगर वो बम्पी फंक्शन है जिसमें मल्टीपल लोकल मिनिमास हो सकते हैं तो ये गारंटी नहीं करेगा कि आपको वो ग्लोबल मिनिमा पे लेके जाए, हो सकता है वो लोकल मिनिमा पे आपको पहुंचा दे। लेकिन हम जो भी लीनियर रिग्रेशन का केस देख रहे हैं तो इसका जो कॉस्ट फंक्शन बनता है वो काइंड ऑफ वो प्योर बोल शेप्ड ही होता है, तो उसका एक ही मिनिमा होता है, तो इसलिए जब भी हम निकालेंगे तो ग्लोबल मिनिमा निकलेगा। ओके, सो आउटलाइन हमारी क्या है कि स्टार्ट विद सम थीटा 0 थीटा 1। सो हम टू डायमेंशनल लीनियर रिग्रेशन देख रहे थे जिसमें थीटा 0 और थीटा 1 काइंड ऑफ एक टू डायमेंशन में ये लकीर बन रही है हमारे पास, ठीक है। तो इसमें हम क्या करना चाह रहे हैं कि किसी भी रैंडम वैल्यू से स्टार्ट करें, थीटा 0 थीटा 1 को चेंज करते रहें, इस तरह के जे ऑफ थीटा रिड्यूस हो अंटिल के होपफुली हम मिनिमम पे पहुंचे। तो दिस इज द आउटलाइन, ठीक है। तो कॉमन सेंस भी यही कहती है, ठीक है। ओके, सो ये हमने लास्ट टाइम भी किया था कि कैसे नीचे जाएं, ठीक है, किस तरफ जाएं। तो आप ये वाली शेप तो हमें नज़र आ रही है, ठीक है, कि लेट्स से कि ये एक ग्राफ है जिसको हमने प्लॉट किया और इसका मिनिमा निकाल रहे हैं। अगेन अगर ये मेरे पास टू डायमेंशनल ग्राफ हो तो मैं इसको थोड़ा सा मैटलैब में रोटेट करके नीचे वाले पॉइंट पे जाकर कर्सर लाकर वो पॉइंट ऑटोमेटिकली भी निकाल सकता हूँ, ठीक है। लेकिन हम इसको समझना चाह रहे हैं कि ये प्लॉट नहीं हो सकता, यानी कि 10,000 डायमेंशन है, उसमें आप क्या करें, ठीक है। तो उसके लिए हम ये एल्गोरिथम करें। तो जब आपके पास 10,000 डायमेंशन है तो प्रॉब्लम सिर्फ ये आ गया है कि यहाँ पर जो हम देख रहे हैं वो हम देख नहीं सकते, ठीक है। तो समझने के लिए हम देखने वाली चीज़ यूज़ कर लेंगे, अप्लाई करने के लिए हम जो स्टेप्स थे वो वही रखेंगे, ठीक है। तो ग्रेडियंट डिसेंट ये कहता है कि आपने जिस तरफ जाना है एक पॉइंट से, आप उस पॉइंट पे जाएं जो सबसे ज़्यादा स्टीप है, ठीक है। जो भी सबसे ज़्यादा स्टीप है, जो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ एक ही बात बनती है ना कि आपने 360 डिग्री देखा अपने इर्द गिर्द, जो स्टीपेस्ट आ रहा था ना, आप उस डायरेक्शन में नीचे उतर गए, ठीक है, बजाय ऊपर जाने के उस डायरेक्शन में नीचे उतर। अगर आप ऊपर चले जाएंगे तो आप मैक्सिमा निकाल लेंगे, ठीक है, लेकिन हम नीचे की तरफ जा रहे हैं क्योंकि हमने मिनिमा निकालना है, ठीक है। सो अगर हम उस तरफ उतरते जाएं तो हम आहिस्ता आहिस्ता हर पॉइंट पे जाएं और एक पॉइंट नीचे जाएं, उधर जाके दोबारा देखें, एक पॉइंट नीचे जाएं, उधर जाके दोबारा देखें, एंड सो ऑन, अनलेस कि हम उस पॉइंट पे पहुंच जाएं कि जहाँ पर हमें मिनिमा मिल गया। अभी तो एक क्वेश्चन पैदा होता है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें मिनिमा मिल गया, हमें और आगे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। हम तो कहेंगे यार, और दूसरा ये है कि हमें स्टीपेस्ट पॉइंट, लेट से हमें स्लोप किसी तरह मिल गई कि कहाँ पे स्टीपेस्ट स्लोप है, हम उस डायरेक्शन में कितना आगे जाएं, ये दो क्वेश्चन हमारे पास बन जाते हैं, ठीक है। तो वो हम अभी देखते हैं, ठीक है, उसको हम उसकी इंट्यूशन समझते हैं कि वो क्यों इतना ज़्यादा मैटर नहीं करते, मैटर करते हैं बट इतना ज़्यादा मैटर नहीं करते, ठीक है। ये भी मैंने लास्ट टाइम बताया था कि इसकी एक प्रॉपर्टी ये भी है कि अगर एक से ज़्यादा मिनिमा हो बन सकते हो तो हो सकता है आप थोड़ा सा साइड पे शुरू हो तो आप किसी और मिनिमा पे पहुंच जाए, ठीक है। तो ये हो सकता है, ठीक है। और इसकी जो मुझे वो बेस्ट इंट्यूशन लगती है ना, वो वाली लगती है जो मैं लास्ट टाइम भी बता रहा था कि आप ये समझें कि आप एक पहाड़ी सिलसिले में खड़े हैं और आपने वादी में उतरना है, और लेकिन देयर इज़ अ डेंस फॉग, ठीक है, क्योंकि वेरिएबल ज़्यादा हैं तो हम उसको कंसेप्चुअली कह सकते हैं देयर इज़ अ डेंस फॉग। आपको वादी नज़र नहीं आ रही, ठीक है, आपको बस एक एक कदम नज़र आ रहा है अपना कि आप कितना ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपने अगर वादी में उतरना है तो आपने कोई सोचना है कि किस तरफ उतरूँ, तो आप देखेंगे यार निचाई इस तरफ जा रही है, चलो जी इस तरफ एक स्टेप ले लेते हैं, अगले स्टेप पे गए, दोबारा देखा, अच्छा अब निचाई इस तरफ हो गई है, इस तरफ चले जाएँ, ठीक है। तो आप उस तरह चलते गए, थोड़ी देर में आप वादी में पहुंच जाएंगे। तो अगर आप मैक्सिमम निचाई की तरफ जाएंगे तो हमें लगता है कि हम शायद शॉर्टेस्ट टाइम में पहुंच जाएंगे,
ठीक है। और टाइम मैंने आपको बताया था कि क्रिटिकल इस केस में इसलिए हो जाता है कि अगर तो 2 वेरिएबल वाला हो फिर तो आप बेशक आहिस्ता आहिस्ता चले जाएं, आप थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे, लेकिन अगर वो 1 मिलियन वेरिएबल्स हैं और उसमें फिर आपको मुश्किल हो जाती है। और जिसकी एग्जांपल मैंने दी थी कि जब हम अपना न्यूरल नेटवर्क कुछ प्रोजेक्ट के लिए ट्रेन कर रहे थे तो वो 3-4 दिन लेता था कन्वर्ज करने में, ठीक है। तो वो ये कोई इतनी अनहोनी बात नहीं है। उसको जीपीयू पे मूव किया था तो वो 4-5 घंटे में आ गया, ठीक है। तो इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है कि अगर आप दिनों से घंटों में आ जाएं और काइंड ऑफ 24 टाइम्स का फैक्टर मिल जाए आपको। ओके, सो जो एल्गोरिदम है वो ये है, ठीक है। सो एल्गोरिदम को अब हम एल्गोरिदम वाली नोटेशन में लिखने की कोशिश करते हैं और वो क्या है कि रिपीट अंटिल कन्वर्जेंस थीटा जे इज इक्वल टू थीटा जे माइनस अल्फा इंटू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू जे, ठीक है। तो अब ये क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं सो वी कैन एक एक करके लिख लेते। ये जो कॉलन इक्वल टू लिखा हुआ है ये क्या लेंगे हमने एल्गोरिदम नोटेशन में असाइनमेंट को लिखा हुआ है, जो नॉर्मली हम अगर कोई लैंग्वेज में कोड कर रहे हो तो सिंपल इक्वल टू लिख देते हैं जिसके लिए, ठीक है। सिंपल इक्वल टू क्यों नहीं लिखा हुआ? क्योंकि मैथमेटिक्स में उमन इक्वल टू इक्वालिटी के लिए यूज़ होता है कि ए इक्वल टू बी का मतलब है आप ए को बी से कंपेयर करें, ठीक है। जो हम जब क्योंकि आप सब ने प्रोग्रामिंग की हुई है, यू ऑल अंडरस्टैंड के उसके लिए हम अगर डबल इक्वल टू डाल देते हैं कि वो बराबर हैं कि नहीं, और अगर असाइनमेंट करनी हो तो सिंगल इक्वल डाल देते हैं। तो ये वही सिंगल इक्वल असाइनमेंट वाला ही है, लेकिन क्योंकि हम मैथमेटिकल नोटेशन में लिख रहे हैं तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि मैं इसको अपडेट कर रहा हूँ, इसमें ये वाली वैल्यू असाइन कर रहा हूँ, ठीक है। असाइन जो किया हमने वो क्या किया कि जो थीटा की पुरानी वैल्यू थी कहीं से भी, क्योंकि हम स्टार्ट एनीवेयर रैंडमली थीटा को कहीं से स्टार्ट किया, उसके बाद थीटा 0 थीटा 1 को कोई सी रैंडम वैल्यू दी, उसके बाद हमने देखा कि दोनों का जो पार्शियल डेरिवेटिव आता था, ठीक है, उसके हिसाब से कौन सी डायरेक्शन बनती है, उस डायरेक्शन में नेगेटिव साइड पे चलेगा, ठीक है। तो वो तो आपको बताएगा ना कि स्लोप इतनी बनती है इस तरफ, तो वो बाय डिफॉल्ट जो बताएगा वो ऊपर की तरफ बता रहा होगा। आप उसको माइनस करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो नीचे की तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो वो नीचे की तरफ चला जाएगा और ये जो अल्फा है दिस इज कॉल्ड लर्निंग रेट, ठीक है। ये वो है कि हमने कदम कितना उठाना है, ठीक है। अगर हम छोटा कदम उठाना चाहें तो अल्फ़ा को छोटा कर देंगे, अगर हम बड़ा कदम उठाना चाहें तो हम अल्फ़ा को बड़ा कर देंगे, ठीक है। सो यहाँ तक चीज़ काइंड ऑफ क्लियर है, ठीक है। ये वाला सिंबल आपने पहले देखा हुआ है पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है। सो पार्शियल डेरिवेटिव, और पार्शियल डेरिवेटिव का क्या मतलब है कि एक को कांस्टेंट कर काइंड ऑफ। अगर मैं इस तस्वीर में देखूं तो इसमें अगर मैं किसी पॉइंट पे पार्शियल डेरिवेटिव निकालना चाहूँ, अगर लेट से इधर निकालना चाह रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि आप इमेजिन करें कि मैंने इस ग्राफ को कट कर दिया, बिल्कुल एक कांस्टेंट ले लिया, ठीक है। तो ये वाला वेरिएबल कांस्टेंट हो गया, ठीक है, लेकिन ये वाला वेरिएबल, इस साइड वाला वेरिएबल जो है वो मैंने ले लिया, तो उस हिसाब से जो डेरिवेटिव बना वो मैंने कह दिया कि ये जो डेरिवेटिव है वो स्लोप जो आ रही है वो इस साइड का पार्शियल डेरिवेटिव है। फिर मैंने उसको इस डायरेक्शन में स्लाइस कर दिया, ठीक है। तो अब इस डायरेक्शन में स्लाइस किया तो ये कांस्टेंट हो गया और उसकी जो शेप बनेगी उसका स्लोप निकाल ली, तो दोनों की स्लोप निकल आई, ठीक है। तो अब वो जो दोनों की स्लोप निकल आई है वो काइंड ऑफ एक वेक्टर बन गया ना, कि जिसमें एक्स कंपोनेंट भी है, एक साइड की स्लोप है, एक दूसरे साइड की स्लोप है। तो आपने उनका जो दोनों मिल के वेक्टर बनाते हैं, आपने कहा कि मैं उस डायरेक्शन में नीचे जाऊंगा। अगर ये वाली डायरेक्शन थीटा 0 की पे ये स्लोप आ रही है, थीटा 1 की आ रही है, तो मैंने कहा कि यार दोनों का वेक्टर सम करूं तो इस तरफ आ रही है, तो मैं इस तरफ नीचे चला जाऊंगा और वो स्टीपेस्ट स्लोप होगी, ठीक। सो यहाँ तक चीज़ कुछ क्लियर हो गई, ओके। तो यही काम हमने इधर किया है कि हमने वो पार्शियल डेरिवेटिव लिए और हमने थीटा जे का पार्शियल डेरिवेटिव लिया। सो काइंड ऑफ जो अगर थीटा 0 था तो उसका ले लिया और थीटा 1 था तो उसका ले लिया, और उसके हिसाब से थीटा 0 को अपडेट कर दिया, उसके हिसाब से ही थीटा 1 को अपडेट कर दिया, ठीक है। इसमें एक जब आप इम्प्लीमेंट करने में आते हैं ना तो उसमें एक गलती होने का चांस होता है। वो ये होता है कि आपने इन दोनों को साइमल्टेनियसली अपडेट करना है। आप ये ना हो कि एक को अपडेट पहले करें और एक को अपडेट बाद में करें। अगर आप ये करेंगे कि आप पहले एक का पार्शियल डेरिवेटिव के हिसाब से उसको अपडेट कर दिया और फिर दूसरे को किया,
तो अब इसमें मसला ये होगा कि ये चेंज हो चुका होगा ना, बिकॉज हमने थीटा 0 अपडेट कर दिया, ठीक है। तो थीटा 0 को आप अपडेट तब करें जब दोनों के ये जो आपने दोनों जो निकालने हैं अपडेट्स वो आप पैरेलल में निकालें, लेकिन उनको असाइन ना करें, उसको टेम्पररी वेरिएबल्स में स्टोर रखें जब तक सारी आपने कैलकुलेट न कर दी हो। अगर ऐसे 50 वेरिएबल्स हैं तो आप उन 50 के सारों की अपडेट अलग-अलग निकाल लें, क्या बनती है उसको अप्लाई फिर आप जब वो निकाल के टेम्पररी वेरिएबल से मूव अलग से कर। बाद में हम देखेंगे कि जब आप ये मैटलैब या पाइथन टाइप की चीज़ करते हैं और उसमें जो मैट्रिक्स या वेक्टर लाइब्रेरीज हैं उनमें ये काम ऑटोमेटिकली ही हो जाता है, ठीक है। ये जो टेम्पररी रखने वाला है ना, ये काम करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अदरवाइज़ अगर आप इसी तरह इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं कि आपके अलग-अलग थीटा 0 थीटा 1 वेरिएबल्स हैं, तो तब आपने क्या करना है कि ये मेक श्योर करना है कि ये इकट्ठे अपडेट हों। ये इकट्ठे का मतलब ये नहीं है कि एक ही साइकिल में अपडेट हो, ऑब्वियसली पहले ये अपडेट हुआ है फिर ये अपडेट हुआ है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि इसकी कैलकुलेशन में ये अब कैलकुलेशन अगर इससे मैंने थीटा 0 को अपडेट कर दिया होता तो वो थीटा 0 इस जगह पर यूज़ हो रहा था ना जे ऑफ थीटा में जब आपने करना था, तो वो ना आपको हैम्पर करे, बाकी कोई मसला नहीं, ठीक है। ओके, सो अब हम इसकी थोड़ी सी इंट्यूशन देख लेते हैं कि कॉमन सेंस हमें क्या कहती है। इंट्यूशन की उर्दू क्या है, कोई बता सकता है? इंट्यूशन कहते किसको है? ट्यूशन में, हाँ ट्यूशन को इंट्यूशन हम कहते हैं कि किसी चीज़ की कोई जनरल फील होती है ना, एक तो समझ आपको एक कॉमन सेंस से जो एक समझ आ रही होती है, ठीक है। उर्दू में इसके लिए लफ्ज़ होता है वजदान, ठीक है। तो लेकिन हमारी उर्दू में आजकल कम इस्तेमाल होता है, ठीक है, लेकिन उसका मतलब भी यही होता है कि आपको एक चीज़ की इंट्यूटिव फील होती है कि आपको एक जिस तरह मैं कहूँगा ना कि 100 चीज़ें और 1000 चीज़ों में जो फ़र्क है उसकी आपके दिमाग में एक नेचुरल सी सेंस है, ठीक है। तो हम इसकी ग्रेडियंट डिसेंट की ज़रा इंट्यूशन समझना चाह रहे हैं कि ये हो कैसे रहा है, ठीक है। ओके, सो दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ मैं बोर्ड पे आ जाता हूँ, ठीक है। स्लाइड पे उसने हाथ से ही ड्रॉ किया था तो मैं इधर ड्रॉ कर लेता हूँ, कम ही इस तरफ लें, ठीक है। सो जो हमारे ठीक है, हमने क्या किया है, हमारी जो इक्वेशन है उसमें हम थीटा लेट से आई जो है उसको हम कहते हैं दिस इज इक्वल टू थीटा आई माइनस अल्फा इंटू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ थीटा, ठीक है। यही होगा, बल्कि जे बनेगा ये शायद ना, जे होगा क्योंकि कॉस्ट फंक्शन काम कर। अच्छा, अब लेट से कि ये मेरा कॉस्ट फंक्शन है, राइट, ठीक है। और मैंने जो लेट से कि मेरा एक ही वेरिएबल था, ठीक है, थीटा 1 ही था सिर्फ, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि हम ये जो थीटा की वैल्यू है ना, ये एक्सिस थीटा का है, ये आपका कॉस्ट का है, और मैंने जो रैंडमली स्टार्ट किया वो इस तरफ से स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अगर मैंने इस जगह से स्टार्ट किया तो मैंने अल्फा स्टेप जाना है या राइट पर या लेफ्ट पर, क्योंकि हमारा एक ही वेरिएबल है। अगर 2 वेरिएबल होते तो मुझे फिर देखना था कि राइट में कितना पार्ट है, लेफ्ट पे उनका जॉइंट इफेक्ट क्या बनता है, ठीक है। लेकिन हमने बहुत सिंपल केस लिया कि सिंपल एक ही वेरिएबल है तो या राइट पर जाना है या लेफ्ट पर। तो पहले तो ये डिसीजन सही होना चाहिए, तो राइट लेफ्ट पर जाऊंगा तो इसका मतलब है कि ठीक डिसीजन है, ठीक है। लेट से अल्फा स्मॉल इनफ ही है कि मैं एक स्टेप ही आगे जा रहा हूँ कोई छोटा सा। तो पहली चीज़ ये है कि अच्छा वो कैसे मुझे पता चला वो क्या वो ठीक निकलता है इससे कि नहीं निकलता। तो अगर मैं इसकी स्लोप देखूं तो इसकी स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव है, चढ़ाई चढ़नी पड़ी है, ठीक है, साइकिल ऊपर की तरफ, ठीक है। तो अगर मैं पॉजिटिव नंबर को माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो माइनस आएगा। इसका मतलब है कि मैं माइनस का मतलब है कि मैं थीटा को इस तरफ मूव करूंगा, तो इसका मतलब है इस केस में तो ये ठीक कह रहा है, ठीक है। अच्छा, लेट से कि मैंने जो स्टार्टिंग पॉइंट लिया था वो इधर के बजाय इधर ले लिया होता, ठीक है। अब इसकी स्लोप क्या है? अब इसकी स्लोप नीचे की तरफ है, अब साइकिल हम नीचे की तरफ लेके जा रहे हैं, ठीक है।
तो अगर वो नेगेटिव है तो माइनस अल्फा इंटू दैट स्लोप वो पॉजिटिव आ जाना था। इसका मतलब है कि मैं इस पॉइंट से इस तरफ मूव करता, ठीक है। तो पहली इंट्यूशन तो ये है कि अच्छा ये जिस डायरेक्शन में जाना चाहिए उस डायरेक्शन में लेकर तो जा रहा है, ठीक है, एटलीस्ट एक वेरिएबल के केस में, क्योंकि एक वेरिएबल के केस में पार्शियल डेरिवेटिव और नॉर्मल डेरिवेटिव एक ही चीज़ बन जाती है, ठीक है। तो ये हमें सही डायरेक्शन में लेके जा रहा है, ठीक है। ज़्यादा जो दो वेरिएबल होंगे उनमें सिर्फ ये होगा कि ये 2 डायमेंशनल प्लॉट हो जाएगा और उसमें वो मिनिमम की तरफ दोनों डायरेक्शन में लेके जाने की कोशिश कर रहा होगा, ठीक है, कि इस वेरिएबल के हिसाब से भी मिनिमम पे चला जाओ और इस वेरिएबल के हिसाब से भी मिनिमम पे चला जाओ। ओके, सो ये पहली इंट्यूशन समझ आ गई। ओके, दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपका अल्फा बहुत छोटा हो तो क्या होगा और बड़ा हो तो क्या होगा। अगर अल्फा आपका बहुत छोटा हो तो आप बहुत छोटे छोटे स्टेप उठाकर पहुंचने की कोशिश करेंगे इधर, राइट। आप इस तरफ जाते जा रहे हैं, आपको ज़्यादा टाइम लगेगा पहुंचने में। अगर अल्फा आपका बड़ा होगा तो आप ज़रा तेज़ी से पहुंचेंगे, लेकिन अल्फा अगर थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो गया तब भी मसले हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने कहा कि यार इतना बड़ा अल्फा स्टेप उठा लो, तो अब आपने डायरेक्शन तो यही कि इतना बड़ा स्टेप उठाएंगे तो आप इधर पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो इट कुड भी कि आप इधर से इधर पहुंचें, फिर वापस ऊपर चले जाएं, फिर इधर चले जाएं, एंड ये उल्टा डाइवर्ज भी हो सकता है, ठीक है, बिकॉज आपने अल्फा इतना बड़ा बना कि जो आपका वो मिनिमम निकलना था वो उससे ज़्यादा था। तो अब एक क्वेश्चन ये बन जाता है, अच्छा अल्फा को कैसे फिर चूज़ करें, ठीक है। मतलब एक वेरिएबल तो एक तरीका तो निकाल लिया, लेकिन उसमें एक नया वेरिएबल आ गया अल्फा जिसको किसी तरह चूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ आ गई कि अल्फा छोटा बहुत छोटा कर देंगे, 0.00001 कर दिया, वो पता चला कि जी वो चली जा रहा है कन्वर्ज ही होने में उसने 2 दिन लगा दिए, ठीक है। और आपने 100 कर दिया, वो जो है वो उल्टा डाइवर्ज हो गया, ठीक है, और आपको वो मिनिमम पे पहुंचा ही नहीं रहा, ठीक है। तो अल्फा को इसका मतलब आपने थोड़ा सा कुछ ध्यान से चूज़ करना है, ठीक है। उसकी इंट्यूशन भी देखेंगे अच्छा कैसे चूज़ करें फिर, ठीक है। लेकिन थोड़ा एक चीज़ बीच में ये है कि अल्फा जो है ना, क्योंकि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं अल्फा से, तो इधर ही रखिएगा इमरान, क्योंकि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं अल्फा से, तो अगर थोड़ा सा ये बड़ा भी हो ना, थोड़ा सा, ठीक है, तो उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये स्केल अल्फा से हो रहा है। क्योंकि जब मैंने इधर मल्टीप्लाई करना था तो ये स्लोप ज़्यादा थी, ठीक है। तो अल्फा जो है वो अगर लेट से मैंने कहा कि मैंने 0.1 का स्टेप रखा हुआ था, तो मेरी इधर स्लोप आ गई, लेट से क्या आएगी 2/1 आ गई, लेट से, ठीक है, 2 आ गई, तो ये ऑटोमेटिकली ट्वाइस हो जाएगा, ठीक है। तो ये 0.1 के बजाय 0.2 आगे चला जाएगा। फिर मैं थोड़ा सा इधर गया, इधर मेरी स्लोप आ गई 45 की, तो ये 45 का मतलब है कि 45 डिग्री एंगल का मतलब है स्लोप 1 है, कि यानी मैं एक स्टेप इधर जाता हूँ तो एक स्टेप ऊपर जाता हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 0.1 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा स्टेप ऑटोमेटिकली 0.2 से 0.1 हो गया। फिर मैं जब और नीचे आया इधर, तो इधर मेरी स्लोप ऑलमोस्ट 0 हो गई, ठीक है। जब स्लोप 0 हो गई तो इसका क्या मतलब हुआ कि 0.1 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 0 से, तो ये तकरीबन 0 ही आ रहा होगा। तो इससे हमारा दूसरा भी एक प्रॉब्लम था कि हम निचाई की तरफ तो उतरना शुरू हुए हैं, लेकिन हम रुकेंगे कब, ठीक है। रुकेंगे हम ऑटोमेटिकली, क्योंकि हम अल्फा से मल्टीप्लाई करें और अल्फा जब 0 हो जाएगा तो वो अपडेट होना खुद ही ख़त्म हो जाएगा, या इतने छोटा 0.0001 का अपडेट आ रहा होगा, ठीक है। तो हम उसको यानी कि इस पूरे एल्गोरिदम को रोकने का कोई तरीका होना चाहिए ना इवेंचुअली, कि हाँ भाई हम पहुँच गए ऐसी, ठीक है, कॉस्ट में। तो वो हमें इसका मतलब है कि वो हम तब रख सकते हैं कि जब ये अपडेट होना छोड़ दे या बहुत ही कम वैल्यू की अपडेट हो रही हो, तब हम जाए कहेंगे हाँ भाई तो कन्वर्ज हो गया, ठीक है। तो ये इसको हम कहते हैं कन्वर्ज कर। जी जी जी, अल्फ़ा की वैल्यू हम सेट कर रहे होते हैं खुद, ठीक है। ग्रेडियंट डिसेंट में हम बता रहे होते हैं कि अल्फ़ा क्या रखें। हाँ नहीं, रखते पॉजिटिव ही हैं, रखते पॉजिटिव ही हैं, क्योंकि नेगेटिव से तो वो फिर दूसरी तरफ जाना शुरू है, फिर मैक्सिमा निकाल देगा आपको, ठीक है। तो मैक्सिमा निकालना हो तो फिर आप पॉजिटिव रख सकते हैं, ठीक। तो फिर ग्रेडियंट डिसेंट के बजाय ग्रेडियंट एक्सेंट बन जाएगा वो, ठीक है।
तो इसको हम पॉजिटिव वैल्यू बट इट्स अ स्मॉल वैल्यू कि किस तरफ जाना, ये डायरेक्शन इसमें इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा एक चीज़ मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये आपको लोकल मिनिमा निकाल के देती है, लोकल ऑप्टिमा, ये ग्लोबल नहीं निकाल के देती, लेकिन हमारे केस में ये इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, ठीक है। सो ओके, सो ये तो जनरल ग्रेडियंट डिसेंट था जिसको हमने लीनियर रिग्रेशन ना भी हो किसी भी शेप के लिए हो उसमें हो, लेकिन इसमें एक स्टेप ये आ जाता है कि हमें वो डेरिवेटिव कंप्यूट किसी तरह करने हैं। तो अब हम इसको अप्लाई करते हैं विद वन वेरिएबल लीनियर रिग्रेशन अगर करनी, ठीक है। तो अब हमारे पास एक ही इनपुट थी x, ठीक है, और उसमें हमने कहा कि यार हमारा जो सो हमने फॉर j हमारे केस में आप 0 और 1 हो जाएंगे, एक केस में थीटा 0, एक केस में थीटा 1, हमने ये दो निकाल लें, ठीक है। तो हमने इसका अंदर j ऑफ थीटा जो हमने पिछला निकाला हुआ था ये वही था, ठीक है। हमने जो देखा तो सिर्फ हमने कहा था कि एवरेज निकालने के लिए m से डिवाइड कर दें, और 2 हमने इसलिए डाला था कि हमने कहा था ये थोड़ा सा मैथमेटिकली, तो अभी वो टाइम आ रहा है कि ये 2 क्यों निकाला था, ठीक है। 2 इसलिए निकाला था कि जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे ना तो वो चेन रूल लगाते हैं तो वो जो स्क्वायर साइड पे आ जाता है ना तो वो 2 कट जाए, बस इसलिए निकाला था और डाला था, वरना इधर आप ये 2 डालें, किसी भी फैक्टर से स्केल करते हैं कोई फैक्टर फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जो कर्व है वो वही रहेगा, उसका मिनिमा वही बनेगा अगर आप उसको किसी कांस्टेंट से स्केल भी कर दें तब भी, ठीक है। तो इसलिए हमने मैथमेटिक्स को सिंपल रखने के लिए ये 2 भी नीचे डाल दिया, ठीक है। ओके, सो ये हमारा कॉस्ट फंक्शन था। तो इसका हमने पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा 0 भी, और इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1 भी, सॉरी, ठीक है। सो अगर मैं पार्शियल डेरिवेटिव लूँ विद रिस्पेक्ट टू थीटा 0 तो बेसिकली आपके पास ये आ जाते हैं कि 0 के लिए ये बन जाता है, ठीक है, और 1 के लिए ये बन जाता है, ठीक है। अच्छा, ये जो बन जाता है ये आप एक्चुअली खुद भी कंप्यूट कर सकते हैं, लेट्स ट्राई टू कैलकुलेट इट, ये हमारा वो है ना, ठीक है। इसको मैं कंप्यूट करना चाह रहा हूँ, इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेना चाह रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू थीटा 0, ठीक है। जब मैं थीटा 0 के लिए इसको पार्शियल डेरिवेटिव लूँगा, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि ये वाली चीज़ जो है h ऑफ थीटा को अगर मैं पुट करूँ इधर, ठीक है, हमारा जो एक्चुअल j ऑफ थीटा था वो क्या था, ये थीटा ऑफ j ऑफ थीटा 0 और थीटा 1 था, जिसको हमने कहा कि विच इज़ 1/2m और समेशन m इज इक्वल टू 0 टू, ठीक, i इज इक्वल टू 0 टू m 1 है, सॉरी, और आपने क्या किया, h ऑफ थीटा xi माइनस y ऑफ i। तो ये m क्या थी, ये टोटल एग्जांपल्स थी, ठीक है, और इनका स्क्वायर लिया, डिफरेंस निकाला, उसका स्क्वायर लिया, और ये सिंपल एक स्केलिंग फैक्टर है, सारी एग्जांपल पर हमने ये निकाल दिया, ठीक है। अच्छा, अब लेकिन हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हमारा ये जो हाइपोथेसिस है दिस इज इक्वल टू थीटा 0 प्लस थीटा 1 x, ठीक है। तो हम उसको इधर पुट कर सकते हैं, तो इधर ये आ जाएगा थीटा 0 प्लस थीटा 1 x माइनस y ऑफ i होल स्क्वायर, और अगेन ये i इज इक्वल टू 1 टू m और 1/2, ठीक है। तो हमने सिंपल जो हाइपोथेसिस था उसको रिप्लेस कर दिया विद दिस थिंग, ठीक है। अब इसका अगर मैं पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा 0 लूँ तो क्या बनेगा, और विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1 लूँ तो क्या बनेगा, ये हमने कैलकुलेट करना है, ठीक है। अगर मैं थीटा 0 के डेरिवेटिव लूँगा तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो ये बीच में से कट जाएगा, ठीक है। और सो आपका जो डेरिवेटिव बनेगा वो क्या बनेगा, ये उसी तरह बनेगा, i इज इक्वल टू 1 टू m उसी तरह रहेगा, ठीक है। थीटा 0 का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, ठीक है,
और y जो है ये भी निकल जाएगा, नहीं सॉरी y आपका नहीं निकलेगा, ये आपका बन जाएगा थीटा 0 का स्क्वायर बनेगा ना। y क्यों नहीं निकलेगा वैसे? हाँ नहीं कांस्टेंट तो नहीं है, तो कांस्टेंट है तो 0 हो जाना चाहिए ना। नहीं मैं बताता हूँ क्या हुआ होगा, ये कि ये डायरेक्ट थीटा 0 नहीं है, ये इसका स्क्वायर है, तो चेन रूल अप्लाई होगा ना। तो चेन रूल अप्लाई होगा तो ये हमारे पास बनेगा 2 इंटू थीटा 0 प्लस थीटा 1x माइनस y, और ये इसका स्क्वायर खत्म हो गया, ठीक है। यानी कि एनीथिंग का स्क्वायर हो तो 2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस थिंग आएगा, ठीक है। और जब इसका डेरिवेटिव ले रहे होंगे तो थीटा 0 तो खुद कांस्टेंट था, वो 1 हो जाएगा, और ये वाली चीज़ें जो थी ये कांस्टेंट थी, ये 0 हो गई, तो 1 प्लस 0 जो है आपके पास वो बेसिकली 1 ही आ जाएगा। तो ये आपके पास ये चीज़ आ गई, ठीक है। तो ये आपके पास काइंड ऑफ बन गया h ऑफ x ही है ये चीज़ अगर मैं देखूँ तो, ठीक है। तो h ऑफ x माइनस y i, और ये 2 से कट गया क्योंकि ये अंदर भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो ये 1/m इंटू समेशन i इज इक्वल टू 1 to m, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ आ गई आपके पास, ठीक है। अच्छा अगर यही काम किया होता और मैं इसको डेरिवेटिव ले रहा होता विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1, ठीक है, तो ये वाली चीज़ तो इसी तरह होनी थी, लेकिन यहाँ पे जो डेरिवेटिव आना था अब वो किसका आना था? अब इस पूरी चीज़ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1 आना था, ठीक है। तो ये भी कांस्टेंट हो गया, ये भी कांस्टेंट हो गया, तो पीछे क्या बचा? x, ठीक है। तो इधर आपके पास x आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपका x ऑफ i इधर आ रहा है ना, ये इस वजह से आ रहा है, राइट, बिकॉज आपके पास जब आप इसका डेरिवेटिव ले रहे थे तो ये तो 1 आ गया, लेकिन इसका जब थीटा 1 के हिसाब से लेंगे तो पीछे x बच जाएगा, तो ये आपके पास इस जगह पर थीटा 1 के हिसाब से x आ जाएगा, ठीक है। ओके, सो बेसिकली इस स्लाइड पे अब हमारे पास दोनों डेरिवेटिव लिखे हुए हैं, ठीक है। सो डेरिवेटिव क्या बता रहे हैं? डेरिवेटिव ये बता रहे हैं कॉस्ट फंक्शन की स्लोप विद रिस्पेक्ट टू थीटा 0 और कॉस्ट फंक्शन की स्लोप विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1 एट एनी पॉइंट, ठीक है, क्योंकि ये खुद फंक्शन है, राइट। तो इस फंक्शन में आप अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास एक तरफ थीटा 0 है, एक तरफ थीटा 1 है, और ये कॉस्ट फंक्शन है, और उसकी जो भी शेप बनती है, तो मुझे ये बता रहे हैं कि यार इस हिसाब से भी डेरिवेटिव और इस वाली डायरेक्शन में भी डेरिवेटिव दोनों बता रहे हैं, ठीक है। तो ये आप उनका, और वो हर पॉइंट में निकालने के लिए हमारे पास वो जो पूरा शेप पे हर जगह पे जो स्लोप आती थी, अब वो स्लोप हमें मिल गई, ठीक है। एक हमारे ओरिजिनल कॉस्ट फंक्शन की थी इक्वेशन, ये इक्वेशन अब कॉस्ट फंक्शन की नहीं है, ये उसके डेरिवेटिव की इक्वेशन है कि उसका डेरिवेटिव हर पॉइंट पे क्या आता है, ठीक है। तो हर पॉइंट पे राइज ओवर रन कितना बनेगा, ठीक है। और हमें उसका डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव, बेसिकली डेरिवेटिव नहीं कहना चाहिए, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ईच थीटा, ठीक है। तो अब हमारा जो था एल्गोरिदम वो तो यही था कि हमने इन दोनों को साइमल्टेनियस अपडेट करना है एक तो, लेकिन हमने थीटा 0 को भी अपडेट करना है, थीटा 1 को भी अपडेट करना है विद दिस इक्वेशन, ठीक है। कि आप क्या करें, थीटा 0 में से माइनस करें ये पार्शियल डेरिवेटिव अल्फा से मल्टीप्लाई करके, और फिर थीटा 1 को में से माइनस करें ये वाला जिसमें x ऑफ i इसलिए आ रहा था क्योंकि हमने भी डेरिवेटिव में देखा कि x ऑफ i भी साथ आता है। तो ये हमारे पास अपग्रेड की इक्वेशन बन गई फॉर लीनियर रिग्रेशन, क्योंकि हमारे टू वेरिएबल की लीनियर रिग्रेशन जो थी उसके अंदर फिर ये अपडेट, इसके अलावा फंक्शन होता तो हम उस फंक्शन का डेरिवेटिव लेते विद रिस्पेक्ट टू जो जिन वेरिएबल्स में हम कन्वर्ज करवाना उसको जा रहे हैं, ठीक है। तो स्टीपेस्ट डिसेंट उस पर काम करना शुरू। तो ये बात समझ आ रही है, ठीक है। ओके, सो ये तो अगेन एम्फेसाइज किया है कि दोनों को इकट्ठा अपडेट करना है, कोड करते हुए ये ना हो कि थीटा 0 को अपडेट कर दें और फिर जब आप इधर अप्लाई करने आए तो थीटा 0 की गलत वैल्यू आ जाए, ठीक है, क्योंकि इस h ऑफ थीटा के अंदर थीटा 0 भी आ रहा है ना, ठीक है। ओके, तो काइंड ऑफ अगर ये एल्गोरिदम चलाएंगे तो हम मिनिमम पे पहुंच जाएंगे।
हमारा जो केस है लीनियर रिग्रेशन में इस किस्म का बनता है जिसको हम बोल शेप कर्व कहते हैं, ठीक है, प्याले की तरह का कर्व हमारा बनता है और उसको उसमें आप हमेशा एक ही मिनिमम होता है। तो अगर हम इसको चलाएंगे तो थोड़ी देर बाद हम मिनिमम पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। ओके, सो इस किस्म के जो ग्राफ्स होते हैं जो इस तरह के बोल शेप्ड होते हैं, इनको बाज़ का कन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम भी कहते हैं, ठीक है। तो जिस तरह कनकेव और कन्वेक्स लेंस नहीं हमने पढ़े थे कि जो अंदर की तरफ हो उसको कनकेव कहते हैं, कन्वेक्स बैक, तो इसको कन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम भी कहते हैं, ठीक है। ओके, सो ये हमने लास्ट टाइम देखा था कि ये कंटूर ग्राफ्स भी इसी को एनविजन करने के लिए होते हैं, लेकिन ये 3D के बजाय 2D में 3D की इंफॉर्मेशन दे देते हैं, ठीक है। तो 2 डायमेंशन में ये 3 डायमेंशन की इंफॉर्मेशन कैसे दे देते हैं कि इसमें जो एक कलर की लाइन है ना वो बता रही है, कलर में कोड कर दिया इस वक्त हमने कि कॉस्ट फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है। तो ये जो सर्कल्स हैं कंसेंट्रिक सर्कल्स इस केस में बन रहे हैं काइंड ऑफ, बल्कि एलिप्सिस कहना चाहिए, तो इनके हर पॉइंट के ऊपर कॉस्ट फंक्शन की सेम वैल्यू है, ठीक है। इस किस्म के ग्राफ्स आप उसमें भी बनाते हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में, जब आपने फील्ड के हर पॉइंट जिसमें सेम आता है वो भी बनाते हैं। आप इसको वो भी बना सकते हैं जो आपके एलिवेशन मैप्स होते हैं ना, कि आपका जो नॉर्मल मैप है उसको आप टॉप से देख रहे हैं तो आप उसमें भी वो पॉइंट्स ड्रॉ करके बना सकते हैं कि ये सेम पॉइंट पे आ रहे हैं, ठीक है, इन सब की हाइट एक ही आ रही है। तो पहाड़ी के अराउंड आपके इस किस्म के सेम पॉइंट्स आना शुरू हो जाते हैं और पहाड़ी की पीक पे एक पॉइंट होता है, उसके इर्द गिर्द सर्कल बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। नॉट एग्जैक्टली सर्कल बट वो जो भी, ठीक है, तो इनको कंटूर मैप्स कहते हैं, ठीक है। तो अब अगर सो बेसिकली अगर आप इसको एक्चुअल में देखना चाहेंगे तो आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि ये अंदर की तरफ खुबा हुआ एक बोल है, ठीक है, जिसमें ये वाला जो पॉइंट है ना, दिस इज़ द मिनिमा, जो सिंगल पॉइंट आ रहा है, ठीक है। और इसका एक साइड पे लॉन्गेट होना डिपेंड कर रहा है कि डिफरेंट थीटास की आपस के ताल्लुक पे। तो हमने क्या किया, हमने कहा कि एक रैंडम पॉइंट से स्टार्ट होते हैं। वो रैंडम पॉइंट हमने ले लिया कि यार अगर मैं थीटा 1 को 0 रख लेता हूँ, ठीक है, और इसको कोई भी लेट से 1000 जो भी रख लिया, ठीक है। तो अब उससे जो लाइन बनी वो बनी, ठीक है। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये वो प्रॉपर्टी के डाटा के पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली उसको बहुत बुरा फिट कर रही है इस वक्त, ठीक है। तो इस वक्त कॉस्ट फंक्शन की काफ़ी बड़ी सी वैल्यू आ रही है कोई, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने ग्रेडियंट डिसेंट अप्लाई किया। तो फर्स्ट स्टेप में उसने जो स्टेप लिया वो उसने कहा कि यार इधर आ जाओ, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा निचाई जो तेज़ी से बनती थी अल्फ़ा के हिसाब से उसने इस तरफ स्टेप लिया और उसके हिसाब से जो नई लाइन बनी वो ये बन गई। अगले स्टेप में हम थोड़ा सा और आगे पहुँच गए, अगले स्टेप में थोड़ा सा और आगे पहुंच गए, ठीक है। तो अब कॉस्ट थोड़ी सी कम होती जा रही है, करते करते आप इवेंचुअली कन्वर्ज कर गए, ठीक है। तो ये वाली जो लाइन आखिरी आई इसमें आप सेंटर ऑफ उसके पहुंच गए, ठीक है। तो पूरा जो ग्रेडियंट डिसेंट का काम ये था कि इन स्टेप्स जो नंबर ऑफ स्टेप्स हैं उनको मिनिमाइज करने की कोशिश करें कि वो हमें बहुत ज़्यादा ना लेना पड़े। अभी उसमें एक फैक्टर रहता है कि हाँ अल्फ़ा जितना रखेंगे उसके हिसाब से होगा, लेकिन अल्फ़ा कितना रखें वो हमने देखना है कि कितना रखें। तो यहाँ तक चीज़ समझ आ रही है? हाँ जी। एल्गोरिदम में ना हमने कोई स्टार्टिंग पॉइंट बताना होता है कि यार आप किससे स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर बहुत ज़्यादा वेरिएबल हो तो हमें कोई नहीं पता होता वो पॉइंट क्या रखें, तो हम उसको रैंडमली स्टार्ट भी करवा सकते हैं, ठीक है। 0 से भी स्टार्ट करा सकते हैं, रैंडम से भी स्टार्ट करा सकते हैं, जिससे भी कराएंगे। ग्रेडियंट डिसेंट का काम है कि उससे करीब तरीन मिनिमा पे आपको पहुंचा देगा, ठीक है। सो बाज़ का आती यानी कि न्यूरल नेटवर्क्स में जिस तरह हम ये करते हैं कि बहुत सारे नेटवर्क्स को ना डिफरेंट रैंडम वैल्यूज से इनिशियलाइज करा के अलग-अलग ट्रेन करा देते हैं, तो वो किसी अलग-अलग मिनिमा, इस केस में तो सिंगल मिनिमा बनता है ना, लेकिन न्यूरल नेटवर्क में ज़रूरी नहीं होता कि सिंगल मिनिमा बने। तो एक नेटवर्क एक तरह ट्रेन हो जाता है, एक नेटवर्क दूसरी तरह ट्रेन हो जाता है, एंड बोथ वर्क वेल, ठीक है। टिपिकली दोनों ही ठीक काम कर रहे होते हैं। एक्चुअली हम भी इसी की एग्जांपल हैं, हमारे भी दिमाग जो है ना वो काइंड ऑफ डिफरेंट तरह से ट्यून हुए हैं और हम सेम प्रॉब्लम को सारे एक तरह सॉल्व नहीं कर रहे होते। असल में अगर देखें हर एक के दिमाग में एक अपना ही कोई मंतक चल रही होती है, ठीक है, और उसके हिसाब से होता है। तो इसीलिए कई दफ़ा हमें होता है कि यार ये सिंपल सी बात तुम्हें क्यों नहीं समझ आ रही, वो दूसरे बंदे की जो पीछे है जो पूरा प्रोसेस चल रहा है वो डिफरेंट है,
ठीक है। तो वो कैसे उसको समझ आए, ठीक है, उसके लिए आपको उसके प्रोसेस को समझना और उसके हिसाब से उसको ट्रांसलेट करके बताने की ज़रूरत है, तब उसको शायद समझ आएगी, लेकिन वो हमें नज़र नहीं आएगा, वो हमें फिर उससे बातें करके जज ही करें। ये जो हमने अभी ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम पढ़ा है, जिसके अंदर हम सारे के सारी ट्रेनिंग एग्जांपल्स को यूज़ कर लेते हैं, इसको हम कहते हैं बैच ग्रेडियंट डिसेंट, क्योंकि हर स्टेप में हमने सारी जितनी भी ट्रेनिंग एग्जांपल थी उन सब के हिसाब से कॉस्ट फंक्शन निकाल लिया। बाद में हम देखेंगे इसकी और एग्जांपल जिसमें हम ना पूरी को नहीं उठाएंगे, बल्कि उसका एक सबसेट उठा लेंगे और उसके ऊपर चला देंगे, ठीक है, और अगली दफ़ा कोई और सबसेट उठा लेंगे और अगली दफ़ा कोई और कर लेंगे। तो यूँ इस तरह की इसके वेरिएंट्स एग्जिस्ट करते हैं। ओके, तो ये तो हमारा बिल्कुल सिंपल सा ग्रेडियंट डिसेंट था। ओके, सो अच्छा, अब आगे जाने से पहले ना हमें थोड़ा सा ज़रूरत है आपके लिए, तो ये बच्चों वाला चीज़ होगी, वो है लीनियर अलजेब्रा का थोड़ा सा रिव्यू, ठीक है। और लीनियर अलजेब्रा से मुराद लीनियर अलजेब्रा नहीं है, इसको लीनियर अलजेब्रा कहना ज़्यादती होगी, मैट्रिसेस का रिव्यू कह लें, ठीक है। आप तो एफएससी से पढ़ते आ रहे हैं, तो आपके लिए ये स्किप भी किया जा सकता था, लेकिन जब पिछली क्लास में मैंने वो डेरिवेटिव की डेफिनेशन सुनी तो फिर मेरा दिल ही टूट गया। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा रिव्यू करा लें, ठंडा करके खा लेते हैं, मगर कम से कम समझ आ जाए, ठीक है। तो उसका ये फ़ायदा होगा कि किसी को कुछ भी अगर नहीं आता तो प्योरली ज़ीरो बैकग्राउंड से भी आप इसको कर लेंगे। तो हम मे भी आधा को घंटा लगा के कर लेते हैं, ठीक है। ओके, सो मैट्रिसेस और वेक्टर्स हमें पता है क्या होते हैं, ठीक है। सो कामरान ये बोर्ड पे आ जाते हैं मेरा ख्याल है, ठीक है। मैट्रिसेस और वेक्टर्स हमारे क्या चीज़ होते हैं, अमूमन हम एक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स कहते हैं। वेक्टर किसे कहते हैं? वन डायमेंशनल मैट्रिक्स को अमूमन वेक्टर कहते हैं। टिपिकली हम कॉलम वेक्टर ले रहे होते हैं, जिस तरह अगर मैंने लिखा हो 10, 20 और -10, तो ये एक वेक्टर है, ठीक है। अगर मैं इसी तरह इसके बजाय इसके साथ कुछ और लिख देता है, लेट से 100, -2 और 0.5, ठीक है, तो अब हम इसको मैट्रिक्स कहते हैं। वो भी मैट्रिक्स थी, यानी वन डायमेंशनल वेक्टर वाज आल्सो अ मैट्रिक्स, बट वो वन डायमेंशनल मैट्रिक्स थी। ये आपके पास जो मैट्रिक्स है, ये कितने बाय कितने की है? हम पहले देखते हैं नंबर ऑफ रोज। तो ये जो इस डायरेक्शन में चीज़ बनती है इसको हम रोज कहते हैं, इस डायरेक्शन में जो बनती है उनको हम कॉलम्स कहते हैं। तो दिस इज अ 3/2 मैट्रिक्स, ठीक है, ये इसका साइज है, ठीक है। सो आपके पास एक तो ये चीज़ आ गई, ठीक है। सो ओके, सो 3/2 हो गई, वेक्टर हो गया, ये कवर कर लिया। बाज़ का हम इसको डिटरमिन यानी इसको ये भी कहते हैं कि ये R 3/2 से है, ठीक है, कि ये रियल नंबर्स की मैट्रिक्स है जिसका साइज 3 है। अगर ये वेक्टर होता तो हम सिंपली ये कहते हैं कि ये R3 में है या ये R4 में है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये 4 डायमेंशनल वेक्टर है, 5 डायमेंशनल वेक्टर है, जितने डायमेंशनल भी वेक्टर है, ठीक है। ओके, ओके, सो मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स होते हैं, ना ही मिटाता वैसे ठीक है, दोबारा लिख लेता हूँ, ठीक है। लेट्स से कि मैं 10, 20, -10 इसी तरह का ही कर लेता हूँ, -100, 20, 0.5 ये कर दिया, ठीक है। तो ये अगर मेरी मैट्रिक्स A है तो हम अमूमन A2, 1 किसको कहेंगे? इसको मैं वैसे चेंज कर लेता हूँ ताकि हमें, किसको कहूँगा A2, 1? इसका मतलब है ये मेरा रो है और ये मेरा कॉलम है, तो इसका मतलब है कि ये आई एम टॉकिंग अबाउट 20, ठीक है। तो A11, A12, ठीक है, तो इसका मतलब है A11 फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम एंड सो ऑन, ठीक है। तो AIJ हम इसको कई दफ़ा कह रहे होंगे, ठीक है। अभी मैं नंबर्स दे रहा हूँ, बट आई कैन कॉल इट AIJ वेयर I इज़ दी ith रो एंड J इज़ दी jth कॉलम, ठीक है। ऑब्वियसली अगर मैं इसमें कहूँ
A41, ठीक है, तो वो इसमें नहीं आता, ठीक है। तो आप अगर कोई टूल जैसे कि मैटलैब में यूज़ कर रहे होंगे तो वो आपको कहेगा कि ये तो इंडेक्स आउट ऑफ रेंज है या ये अनडिफाइंड है, यहाँ पर तो कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ है। ओके, सो इधर ही रखा मैं, कोई नहीं, मैं वो जो स्लाइड्स हैं जिस मैं उनको इस रेफरेंस के लिए रख रहा हूँ कि मैं कोई इंपॉर्टेंट बात छोड़ ना चाहूँ, ठीक है, वरना ये वाली चीज़ स्लाइड में कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। ऑब्वियसली n बाय 1 वेक्टर होता अगर, तो हम सिंपल उसको A0, A1, A2, A3 उसको कह सकते थे कि वो उसका इंडेक्स बनता, ठीक है। एक इसमें मसला ये होता है कि इंडेक्स स्टार्ट कहाँ से करें, 0 से स्टार्ट करें या 1 से स्टार्ट करें, ठीक है। तो हम लोग जो प्रोग्रामर लोग हैं जो स्पेशली C में प्रोग्रामिंग करने के आदी होते हैं, वो इंडेक्स को अक्सर 0 से स्टार्ट करते हैं। अलबत्ता जब आप मैटलैब में जाते हैं करना तो उसमें आप 1 से करना शुरू करें। आई एम नॉट श्योर पाइथन में कौन सी आई, गैस 0 से ही होगा क्योंकि वो C से ज़्यादा क्लोज होगी मेरा ख्याल है। लिनक्स वाले लोग हैं, ठीक है, तो वो शायद 0 से ही चल रही हो। तो बहरहाल ये आपको पहले से पता होना चाहिए कि आप किस पे करें, जिससे भी कर रहे हैं आप उसके हिसाब से ये इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बड़ा कॉमन है कि मेरे पास, मेरा क्योंकि काम दोनों तरह का होता है, कभी मैं एल्गोरिदम बना रहा होता हूँ और कभी मैं हार्डवेयर बना रहा होता हूँ। तो जब मैं हार्डवेयर बना के कभी वेरिलॉग से निकल के वापस मैटलैब में जाए तो वहाँ पर फिर आप गलती से कई दफ़ा 0 इंडेक्स से स्टार्ट कर देते हैं, तो पहला बग आता है, ओ हो ये तो 0 से इंडेक्स स्टार्ट होना 1 से होना था, तो बंदा फिर उसको दोबारा करेक्ट करता है। या छोटे छोटे से और मसले हो जाते हैं कि वहाँ पर वेरिलॉग में और होता है, ठीक है, ये चीज़ मैटलैब में पावर के लिए यूज़ हो रही होती है, ठीक है। तो आप गलती से पावर के लिए कहीं पर डाल दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। एनीवे, इसके बाद एडिशन, अगर दो को मैंने ऐड करना हो तो क्या करते हैं, ऐड करते हुए अगर मेरे पास ये एक मैट्रिक्स है और इसको मैं ऐड करना चाह रहा हूँ विद अनदर मैट्रिक्स, ठीक है, तो चल आप वापस इधर काम ही ले ही आ, ठीक है, बजाय मैं पूरी मैट्रिक्स टाइप करूँ, ठीक है। इग्नोर ये जो बाकी रेड शेड लाइंस हैं। अगर मैंने इस मैट्रिक्स को इसमें ऐड करना है तो मुझे क्या करना होगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट रो, यानी हर एक को उसके रिस्पेक्टिव कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री के साथ ऐड करना, ठीक है। तो जो रिजल्ट आएगा, 1 को 4 में ऐड किया 5 आया, 2 को 2 में ऐड किया 4 आया, 3 को 0 में ऐड किया 3 आया, ठीक है। इसी तरह 0 को 0.5 में ऐड किया, 5 को 5 में ऐड किया 10 आ गया, 1 को 1 आया, ठीक है। तो एडिशन के लिए दोनों मैट्रिसेस की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। अगर एक मैट्रिक्स की डायमेंशन और है दूसरी की कोई और है तो वो आपस में ऐड नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये आपस में ऐड नहीं हो सकती, ठीक है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होती है कि आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो मैट्रिक्स को या वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो वाला नंबर हर एंट्री से मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। सो वी ऑल नो दैट, ठीक है। इसी तरह अगर आप डिवाइड करें किसी नंबर से तो वो भी हर नंबर, मैट्रिक्स की हर एंट्री उससे डिवाइड हो जाती है, ठीक है। अच्छा, मैट्रिसेस हम पढ़ क्यों नहीं हैं, एक क्वेश्चन जहन में आता है। बिकॉज अभी हमने थीटा 0 थीटा 1 पढ़े थे, हम बहुत से थीटास को देखना चाह रहे हैं, ठीक है। और उनको हैंडल करने के लिए बेस्ट तरीका ये है कि हम मैट्रिक्स नोटेशन या वेक्टर नोटेशन लेकर चलें, और उसके साथ ऑटोमेटिकली हमारे कई काम जो है ना वो आसान हो जाएंगे जब हम मैट्रिक्स नोटेशन में लिखेंगे। अदरवाइज़ हम नॉर्मल तरीके से लिखते तो हम लूप लगाते, कहते ये करो वो करो। मैट्रिक्स में आप सिंपल एक मैट्रिक्स को दूसरी से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। इन जनरल मैट्रिक्स या वेक्टर की लाइब्रेरीज जो है ना वो काफ़ी इम्प्रूव हो चुकी हैं, चाहे वो मैटलैब में हो चाहे वो पाइथन में हो। तो वो कई दफ़ा ना इसको हम कहते हैं सिमडी इंस्ट्रक्शंस, कि सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा वाली इंस्ट्रक्शंस, कि जिसमें आप ऐड कहो तो वो एक्चुअली पूरे वेक्टर को ही कंप्यूटर ऐड किया करे। प्रोसेसर पीछे आर्किटेक्चर में ये हो रहा हो तो वो उन अक्सर प्रोसेसर में इसकी सपोर्ट होती है, तो वो उसको भी अंडरलाइंग यूटिलाइज कर रही होती है। तो मैटलैब में अगर आपने एक काम लूप्स के ज़रिए किया हुआ है और एक काम आपने वेक्टर के ज़रिए किया हुआ है तो वेक्टर वाला काफ़ी तेज़ चलता है, लूप उससे काफ़ी स्लो चलता है, ठीक है। सी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता अमूमन, ठीक है, अनलेस कि आपने वो वेक्टर लाइब्रेरीज खुद यूज़ की हों,
जो कि वो सिमडी इंस्ट्रक्शंस को यूज़ करें, अदरवाइज सी में इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ओके, सो इसी तरह हम एक कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेशंस भी कर सकते हैं, जिस तरह इधर लिखा हुआ है कि 3 इंटू ये वेक्टर प्लस एक और वेक्टर माइनस दिस वेक्टर डिवाइड बाय 3। इसका क्या मतलब है कि मैं इन सब को 3 से डिवाइड कर दूंगा, फिर इससे इसको माइनस भी कर दूंगा, और जो रिजल्ट आएगा उस 3 को इससे मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें ऐड भी कर दूंगा। तो ये इस तरह एक कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेशंस भी बड़े आराम से हो सकता है वेक्टर्स में। तो हम एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, ठीक है, जो कि इधर एग्जांपल हुई है, बट मैं आई वुड रिकमेंड के घर जाके आप खुद कर लें कि इसको मल्टीप्लाई करें, फिर इसमें ये ऐड कर दें, फिर 3 से डिवाइड करें और फिर उसको सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है। मैट्रिक्स वेक्टर ऑपरेशंस भी आपके होते हैं, जिस तरह आप मैट्रिक्स को वेक्टर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जो मल्टीप्लिकेशन जब आती है तो उसका क्या था मेन रूल? फर्स्ट को फर्स्ट से तो नहीं कहना, पहला है कि क्या हर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो सकती है? नहीं। कब मल्टीप्लाई हो सकती है? कम ये बोर्ड पे आ जाए, ठीक है। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है ना कि ये मेरे पास कुछ मैट्रिसेस, एक मैट्रिक्स है जो दूसरी मैट्रिक्स से मैं मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो हम करते क्या हैं कि हम एक रो को पकड़ते हैं, एक कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, और इसको मल्टीप्लाई करने से मेरी क्या मुराद है कि पहला एलिमेंट पहले से मल्टीप्लाई होगा, दूसरा दूसरे से होगा, तीसरा तीसरे से होगा, और इन सब को आपस में सम भी कर देंगे, ठीक है। तो इट्स नॉट जस्ट कि मैं इनको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, बल्कि साथ ही सम भी कर, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करके असल में एक नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो जिस नंबर को, जिस रो को जिस कॉलम से मल्टीप्लाई किया है, मैं उसको उसी जगह पर प्लेस कर दूंगा। यानी कि अगर मैंने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया है तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो इस जगह पर प्लेस हो जाएगा। तो ये बात समझ आ रही है? इसी तरह मैंने सेकेंड रो को उठाया, उसको फर्स्ट कॉलम से ही मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका मतलब है कि मुझे सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में उसका रिजल्ट प्लेस कर देना चाहिए। फिर मैंने थर्ड रो को उठाया, उसको फर्स्ट कॉलम से पूरे मल्टीप्लाई किया, तो मैंने थर्ड जगह पे, तो यहाँ पर हर जगह पे जो नंबर आ रहा है वो नंबर सिंपली कोई एक मल्टीप्लिकेशन नहीं है, बल्कि पूरे के पूरे एक वेक्टर को एक वेक्टर से मल्टीप्लाई किया। बाज़ का इस वेक्टर टू वेक्टर मल्टीप्लिकेशन को हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं कि हमने डॉट प्रोडक्ट ले ली दो की। तो डॉट प्रोडक्ट यही होती है कि आप उनको पॉइंट बाय पॉइंट मल्टीप्लाई करके ऐड करके एक स्केलर बनाते हैं, ठीक है। तो वो एक स्केलर आ गया, ठीक है। तो हमने इस वाले की डॉट प्रोडक्ट इससे ले ली, इसकी ले ली, फिर इसकी ले ली, ठीक है। फिर यही काम मैं करूँगा, लेट्स से इसके 2 कॉलम थे, ठीक है। तो मैं अब करूँगा पहली रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करूँगा, तो यहाँ पर आ जाएगा। दूसरी रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पर आ जाएगा। तीसरी रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा, ये आ जाएगा, एंड दैट्स इट, ठीक है। इस केस में इनकी डायमेंशन सेम नहीं थी, मगर मल्टीप्लिकेशन हो गई। ये मेरे पास थी 3/3 मैट्रिक्स, ये मेरे पास थी 3/2 मैट्रिक्स, रिजल्ट मेरे पास आ गया 3/2 मैट्रिक्स, ठीक है। व्हाट अबाउट के ये जिससे मैं मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूं, इसकी 4 रोज होती, ठीक है। इसकी ये रो यहां तक जारी होती, ठीक है। अब मसला ये है कि पॉइंट पे पॉइंट में मल्टीप्लाई करना शुरू करूंगा तो ये 3 तो कर दूंगा, चौथे को क्या करूं? कुछ नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि ये वाला ऑपरेशन अलाउड नहीं है। तो ये अगर इसकी रोज 4 होती तो ये मल्टीप्लाई आपस में नहीं हो सकती थी। तो क्या मेन रूल है जिसकी बेस पे अप्लाई हो सकता? किसकी नंबर ऑफ रोज? गलत, ठीक है। पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स, दूसरे के नंबर ऑफ रोज। इसके 3 कॉलम है, इसकी 3 रोज हैं। इसकी रोज उसके कॉलम के बराबर नहीं है। इसका सेकंड, पहले का सेकंड उठाना है, ठीक है। इस तरह याद रख लें, फर्स्ट का सेकंड, फर्स्ट के कॉलम्स दूसरे के रोज के बराबर हो जाए, बिकॉज एक्चुअल में तो इन पॉइंट से मल्टीप्लाई होना जो असल में कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 3, इस 3 को हम देख रहे हैं इधर मल्टीप्लाई होते हैं कि नहीं। अगर इसकी रोज इसके कॉलम्स के बराबर हैं तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। अगर नहीं है इसके कॉलम इसकी रोज के बराबर
तो इसका मतलब है कि मल्टीप्लिकेशन नहीं डिफाइंड होगी उस पर। सो यू गेट द आइडिया, ठीक है। तो बेसिकली ये आपकी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होती है जो कि आप कर सकते हैं। ये आप अगर मैं इसके बजाय इसको एक वेक्टर ले लेता सिंपल, ठीक है, 3/1 कर लेता, तो क्या होना था, इसने इससे मल्टीप्लाई होना था, इसने इससे मल्टीप्लाई होना था, इसने इससे मल्टीप्लाई होना था, तो मेरे पास 3 आ जाते नंबर और उसके बाद मुझे और कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, तो मेरे पास ये 3/1 आ जाए, ठीक है। सो इधर आपको एक पैटर्न नज़र आ रहा होगा कि अगर मैंने 3/3 को मल्टीप्लाई किया है विद 3/1, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए, ठीक है, तो इसको मैं स्टैटिक कह देता हूँ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को, क्योंकि ये मैं डायमेंशन के लिए भी क्रॉस इधर यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, तो कंफ्यूज ना हो। तो पहली चीज़ ये है कि दीज टू मस्ट बी इक्वल, ठीक है, और दीज टू गिव यू डायमेंशन ऑफ रिजल्ट, ठीक है, कि रिजल्ट की क्या डायमेंशन बनती हैं, वो बनती हैं 3/1, ठीक है। सो ये यहाँ तक चीज़ क्लियर होगी, ठीक है। तो ये आपके पास कह लो कि वेक्टर से मल्टीप्लिकेशन है। वो जो मैंने वेक्टर के बाद की थी, आप इसको इस तरह भी इन्विजन कर सकते हैं कि एक्चुअली मैं इन रोज़ को कॉलम वेक्टर से मल्टीप्लाई करके एक रिजल्ट बना दूंगा, फिर इन रोज़ को दूसरे कॉलम वेक्टर से मल्टीप्लाई करके दूसरा रिजल्ट बना लूँगा, ठीक है। ये इसी को देखने का एक और तरीका है। मशीन लर्निंग में लीनियर अलजेब्रा बहुत ज़्यादा डीपली इस्तेमाल नहीं हो रहा, स्पेशली जो शुरू में हम इस्तेमाल करेंगे, बाद में जैसे जैसे मज़ीद ज़रूरत पड़ेगी तो हम कुछ चीज़ें देख लेंगे। लेकिन लीनियर अलजेब्रा आपने एज अ कोर्स आई गेस पढ़ा हुआ है ना, तो आपने कोई ऑनलाइन भी देखा था? नहीं, आपने खुद ऑनलाइन पढ़ा था, ठीक है। लीनियर अलजेब्रा का जो है ना, गिलबर्ट स्ट्रैंग का जो कोर्स पढ़ा हुआ है ऑनलाइन, ठीक है, MIT का है प्रोफेसर गिलबर्ट स्ट्रैंग, ठीक है, और उसका थोड़ा पुराना सा कोर्स पढ़ा होगा, ब्लैक बोर्ड पर समझा रहा होगा, आज से 20 साल पहले थे, ज़रा वो जवान थे, अब ज़्यादा बूढ़े हो गए, ठीक है। तो वो जो है ना, वो देखने से ताल्लुक़ रखता है, वो बंदा वैसे कहते हैं एज एन एन्जॉयमेंट भी देख सकता है कि वो जितना पैशन से पढ़ाते, और मतलब मैंने पूरा नहीं देखा हुआ, बट कहते हैं वो देखना आप शुरू करें ना तो आपका दिल नहीं चाहता हटने से, आपका दिल चाहता है कि अच्छा यार सुनते जाओ। मतलब एक बंदा एक फील्ड के मुतालिक पैशनेट हो तो वो वैसे ही आपको खींच लेता है। जिस तरह मेरा ख्याल है कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का जो वॉल्टर लुवेन का कोर्स भी है, MIT के ही प्रोफेसर हैं, वो भी ऑनलाइन पढ़ा हुआ है, वो भी बहुत आला है, यानी उसने जिस तरीके से समझाया हुआ है। बेसिकली दोनों कोर्स हैं फिज़िक्स के, यानी कि एक ग्रेविटेशन और उसका है, मुझे उनका नंबर भूल गया है, 801 और 802 है शायद, ठीक है। तो अपने छोटे बहन भाइयों को तो कम से कम लगा दें बेशक, क्योंकि कोई 9वीं 10वीं का बच्चा वेला फिर रहा हो, उसको कहेंगे यार ये देख, ठीक है। उनमें से जिसमें थोड़ा स्पार्क हुआ वो रियली इंजॉय करेगा, ठीक है। सो सिर्फ ये मसला है कि अगर उनकी अंग्रेज़ी थोड़ी सी कमज़ोर है तो शायद मैंने वैसे उधर पूछा था वॉल्टर लुवेन वाले चैनल पे कि यार इसको हम उर्दू में डब कर सकते हैं, तो उसने वॉल्टर लुवेन खुद रिस्पॉन्ड कर देता होता है तो उसने खुद ही रिस्पॉन्ड कर दिया कि हाँ कर लें, उसको कोई इतराज़ नहीं था कि आप बेशक उर्दू में डब कर लें, मगर फिर मुझे खुद क्या लें, खुद में करने का टाइम नहीं था, किसी और से करवाने का जो है ना वो सोचता रह गया। तो आप में से भी कोई करवाना चाहे तो प्रॉब्ली वो ओपन है, और लैंग्वेजेस में हुआ है, गेस टर्किश में मैंने देखा हुआ है, किसी और में हुआ है। तो हम मेरा ख्याल है कि ऐसे जो है ना आला कोर्स, इनको ज़रूर उर्दू, पश्तो, पंजाबी में डब करें, ठीक है, जिस लैंग्वेज में मर्ज़ी डब करें, ठीक है। खान अकेडमी के मैंने एक दफ़ा देखा था, किसी ने पंजाबी में भी डब किया हुआ था कि एक अंडा इन्हें दा तो 2 अंडे किन्ने, मतलब समझ रहे हो। मैंने कहा चलो मज़ेदार था, उसका सुन के आपको एक ना पंजाबी को सुन के वैसी हंसी आना शुरू हो जाती है ना, बस बात के वो एक्सप्रेशन पंजाबी के एक अपने वो वैल्यू रखते हैं। ओके, सो टिपिकली जो हम करेंगे
एक काम जो हम कर रहे होंगे वो ये कि जो मैट्रिक्स होगी उसको कैपिटल लेटर से शो कर रहे होंगे और वेक्टर को अमूमन हम स्मॉल लेटर से शो कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये जो पूरी मैट्रिक्स फैक्टर मल्टीप्लिकेशन थी, ठीक है, इसको हम कह सकते हैं दिस इज इक्वल टू ए एक्स इज इक्वल टू वाई, ठीक है। तो अब x एक वेक्टर है, इस मैट्रिक्स को इस वेक्टर से मल्टीप्लाई किया, जवाब में मेरे पास एक वेक्टर आ गया, ठीक है। एग्जाम्पल हमने कुछ देख लिए हैं, ठीक है। ये इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल थी, ठीक है। सो इस क्यों पढ़े हैं उसकी एक वजह, ठीक है। सो मिसाल के तौर पर हमारे पास ये चार या बेशक ज़्यादा भी होते, तो ये हमारे डिफरेंट हाउस साइजेस थे, ठीक है। और ये हमने ग्रेडियंट डिसेंट से लेट से निकाल लिया हुआ था कि ये हमारा कॉस्ट फंक्शन है। तो मुझे 50 लोगों ने क्वेरी, लेट से कि मैंने ऑनलाइन रख दिया कि तुसी दसो किस साइज़ का घर चाहिए, हम आपको बताएंगे कि कितने। तो 1 सेकंड में आपको जी 50 क्वेरीज आ गई, ठीक है। तो आपने कहा कि यार ये 50 उनको एक एरे में रख दिया, एक वेक्टर में रख दिया, ठीक है। तो अब वेक्टर नोटेशन में हम क्या कर सकते हैं, हम अगर उसको सिंपल इस तरह से रख दें कि ये जो साइजेस थे जिसके हिसाब से लोगों ने प्राइस पूछी हुई है उसको एक कॉलम बना दें और एक और कॉलम बना दें बस 1 का, सिंपल 1, ठीक है। इसको हम मल्टीप्लाई कर दें -40 0.25 जो कि हमारी ये था, ठीक है। तो क्या होगा, ये पूरी रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो इसका मतलब 1 इंटू -40 प्लस साइज इंटू 0.25, यही निकलना था ना, प्रेडिक्शन तो यही हमने करनी थी, ठीक है। दूसरे केस में 14 16 था, तो आपके पास -40 से 1 मल्टीप्लाई हुआ, वो वही रहा, 14 16 को 0.25 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। कि ये आपका समझो ये एक तरह का हाइपोथेसिस है ना कि ये बेस है प्लस समथिंग साइज से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो आप एक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से जो रिजल्ट आपके पास आना था वो तमाम घरों के लिए एक्सपेक्टेड प्राइस आ जानी थी और आपने फटाफट उसको GUI पे अपडेट कर देना था हर एक के लिए कि भाई तुम्हारा ये बनती है, तुम्हारी ये बनती है, तुम्हारी ये बनती है, ठीक है। और ऑब्वियसली मैं अभी कह रहा हूँ कि चंद हज़ार लोगों ने या 50 लोगों ने किया, बट इट कुड बी मिलियन, इट कुड बी बिलियन, ठीक है। आप डाटा के साथ जब खेल रहे हो तो आपके पास कई चीज़ें, मतलब घरों की प्राइसेस में तो शायद मिलियन और बिलियन ना हो, लेकिन और कई चीज़ों में आपको ये मिलियन और बिलियन की जो नंबर ऑफ एंट्रीज़ हैं उनकी कैलकुलेशन करनी हो तो आप 2 वेक्टर्स को, 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करें और आपका रिजल्ट आ जाएगा। ऑब्वियसली उतनी रहे जी। ये तो मैंने कहा ना कि ये हमने अज्यूम किया कि ग्रेडियंट डिसेंट कन्वर्ज करके हमारा हाइपोथेसिस बना। हम थोड़ी देर पहले यही देख रहे थे ना कि h ऑफ x जो था उसमें ये थीटा 0 आ गया हमारा, लेट से -40 आखिर में, और थीटा 1.25 आ गया, ठीक है। तो ये हमने अज्यूम किया है कि हमें पहले से गिवन है, लेकिन असल में कैसे आया, असल में आपने कोई ग्रेडियंट डिसेंट अप्लाई किया होगा और आपने सबके लिए निकाला होगा, ठीक है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो इसमें हम सारा कैपिटल्स में यूज़ करेंगे, ओके। अच्छा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है ना, उसके हिसाब से अगर हम देखें तो लेट से कि ये सेम एग्जांपल जो हमने की थी, लेकिन उसके एक नहीं, हमारे पास लेट से 3 हाइपोथेसिस थे, ठीक है। ये वाला एक अलग हाइपोथेसिस था, ये एक अलग था, ये एक अलग था, और हम तीनों के तीनों हर एक पे अप्लाई करना चाह रहे थे। तो हम क्या कर सकते हैं कि इधर जो वेक्टर रखा था उसके बजाय पहला वेक्टर इधर डाल दिया, दूसरा इधर डाल दिया, तीसरा इधर डाल दिया। -40 और 0.25 इधर डाला था, तो 200 और 0.1 था वो इधर रख दिया, -150 और 0.4 इधर रख दिया। तो अगेन मैट्रिक्स नोटेशन में दिस इज अ सिंपल मल्टीप्लिकेशन। इसके रिजल्ट में जब फर्स्ट रो इससे मल्टीप्लाई होगी या ये मैट्रिक्स फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो ये आ जाएगा, ये मैट्रिक्स सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो ये आ जाएगा, ये मैट्रिक्स थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो ये आ जाएगा। तो हमारे पास ये कॉलम आ गया कि इस वाले के हिसाब से क्या प्रेडिक्शन बनती है घरों की कॉस्ट की, इसके हिसाब से जो बनती है वो सेकंड आ गई, इसके हिसाब से जो बनती है वो थर्ड आ गई, ठीक है। तो मैट्रिक्स में आपके लिए अब ये हो गया कि आपने मल्टीपल हाइपोथेसिस भी बेशक ट्राई कर ली। तो इस एग्जाम्पल का मकसद ये है आपको शो करना कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में
हम बहुत कंसाइज नोटेशन में काफ़ी बड़े काम कर सकते हैं। ठीक है, कि मैंने कह दिया कि एक मेरी मैट्रिक्स है फॉर जो इनपुट्स की, जो ये हो गई। ठीक है, एक मेरी मैट्रिक्स हो गई हाइपोथेसिस की। मैंने सिंपली इनपुट को हाइपोथेसिस से मल्टीप्लाई करना है तो मेरे पास एक रिजल्ट्स की मैट्रिक्स आ गई। बट अगर मुझे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का पता है तो मुझे पता है कि हर कॉलम का क्या मीनिंग बनता है। ठीक है, तो इतनी हमें अंडरस्टैंडिंग बस होनी चाहिए जो इस वक्त रिक्वायर्ड है। ठीक है, अच्छा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। पहली प्रॉपर्टी ये है जो कि थोड़ी अनइंट्यूटिव है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव नहीं होती। कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है कि ए को बी से मल्टीप्लाई करें तो वो बी को ए से मल्टीप्लाई करने के बराबर आ जाए। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं होता। ए मल्टीप्लाइड बाय बी ज़रूरी नहीं है कि आए, किसी केस में आ भी जाता है लेकिन ज़रूरी नहीं है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल इधर एक दी हुई है एग्जांपल कि आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 200 आ जाएगा। अब आप इनको स्विच कर दें तो आपके पास कोई और रिज़ल्ट आ गया। ठीक है, तो ये ए क्रॉस बी इज़ नॉट नेसेसरीली बी क्रॉस ए। ठीक है, तो ये नहीं है कि किसी केस में भी नहीं आएगा, किसी केस में बाई चांस आ सकता है। ठीक है, जिस तरह हम बाद में देखेंगे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें, उसको राइट पे रखें लेफ्ट पे रखें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन हर केस में ऐसा नहीं होगा। ज़्यादातर केसेस में वो इक्वल नहीं आएगी, तो हम बाय डिफ़ॉल्ट ही एज्यूम करेंगे कि इक्वल नहीं आएगी अनलेस कि वो वाला केस हो जिसमें हम कह सकते हैं। दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि एसोसिएटिव ये है, कम्यूटेटिव नहीं है मगर एसोसिएटिव किसे कहते हैं? अगर के मैंने ए क्रॉस बी क्रॉस सी लेना है। ठीक है, तो अगर मैं ये करना चाह रहा हूँ कि मैं ए क्रॉस बी क्रॉस सी लेना है। ठीक है, तो अब एक ऑप्शन ये है कि मैं पहले बी क्रॉस सी ले लूँ और फिर उसको ए से मल्टीप्लाई कर दूँ, और एक ऑप्शन ये है कि मैं ए क्रॉस बी ले लूँ और इसको सी से कर दूँ। इनका रिजल्ट सेम आता है। ठीक है, इसमें फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज़ एसोसिएटिव, इट्स नॉट कम्यूटेटिव। ये जो हम छोटे छोटे रूल्स पढ़ते हैं ना, आई डोंट नो आपके दौर में क्या हुआ, हमारे दौर में ना जब हम एफएससी कर रहे थे तो मैथ्स का जो पेपर होता था ना, उसमें हमें पता होता था कि किस सेक्शन से कितने सवाल आने हैं, और ये भी पता होता था कि चॉइस पे छोड़े जा सकते हैं। तो अक्सर कॉलेजेस जो है ना वो एक सबसेट ऑफ चैप्टर्स करवा देते थे जिससे नंबर 100 आ सकते थे आपके पूरे, और 1-2 चैप्टर छुड़वा देते थे। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली उनमें जो चैप्टर छूटते थे जो हमारे फेडरल में उस वक्त हुआ करते थे, उनमें से एक वेक्टर्स का था, एक ग्रुप्स का था। ठीक है, जो मुझे याद पड़ता है। अभी आप लोगों का था कोई एफएससी में ग्रुप्स का चैप्टर? दोनों कराए थे उन्होंने, ग्रुप्स नहीं करवाया था। ठीक है, तो ग्रुप्स भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि आप ना उसमें नंबर से निकल के सेट्स में सोचना शुरू कर देते हैं। कोई भी 2 सेट हैं, ठीक है, चाहे मैं कहूँगा वो रंगों का सेट है एक तरफ और एक तरफ लोगों की हाइट है। ठीक है, तो अब आप उसमें कोई भी ऑपरेशन डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, ए समथिंग बी, लेट्स से मैंने कोई अपनी मर्जी से सिंबल डाल दिया ऑपरेशन का। ठीक है, तो हम जो ऑपरेशंस यूज़ कर रहे होते हैं ना कि ये रियल नंबर है, ये रियल नंबर से मल्टीप्लाई हो सकता है, ऐड हो सकता है, डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो वो इनकी कोई एक किस्म है कि यानी कि हम कोई भी ऑपरेशन रख सकते हैं। तो जो आपके वो जो ऑपरेशंस हैं उनके थ्रू अगर उनमें 2-4 प्रॉपर्टीज़ हो जाए ना तो आप अलजेब्रा अप्लाई कर सकते हैं। और वो क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, उनमें आप यही देखते हैं कि यार कॉम्यूटेटिव है कि नहीं। ठीक है, ये सारी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, एसोसिएटिविटी एग्जिस्ट करती है कि नहीं, इस ग्रुप के अंदर आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है कि नहीं, इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं। ठीक है, सेम डेफिनेशन कि आइडेंटिटी क्या है कि मैं ए प्लस नहीं, ए ऑपरेशन आई करूं तो ये आ जाए। इनवर्स क्या है कि ए ऑपरेशन इनवर्स करूं तो आइडेंटिटी आ जाए। ठीक है, जिस तरह रियल नंबर में क्या है, रियल नंबर में एक एडिटिव आइडेंटिटी है 0 कि a + 0 करूँगा तो 0 आएगा, 2 + 0, 3 + 0, कोई भी 0 करूँगा तो 0 आ जाएगा। और इसी तरह 3 + -3 करूँगा तो
0 आ जाएगा। तो ये उसका इन्वर्स है। तो इस सेट में सारे एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है, राइट। तो ए मल्टीप्लाइड बाय 1 करूँगा तो ए ही आ जाएगा, ठीक है। और a मल्टीप्लाइड बाय 1/a करूँगा तो 1 आ जाएगा। तो ये इन्वर्स जो है ये भी रियल नंबर में एग्जिस्ट करता रहता है, एक्सेप्ट 0 के। 0 का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो ग्रुप्स में भी आप ये काम कर सकते हैं। अगर ये 3-4 प्रॉपर्टीज होल्ड कर रही हो ना, तो तब आप अलजेब्रा अप्लाई कर सकते हैं। अलजेब्रा क्या होता है कि हम ये कहते हैं कि यार कोई मेरे पास कहे जी भाई x² + 2x + 1 = -5, तो मैं इसको दूसरी तरफ ले जाऊँ, फिर मैं इनको सॉल्व कर सकूँ, फैक्टराइज कर सकूँ, समझ, तो उनसे डिफरेंट काम कर सकते हैं, ठीक है। तो जो हम अभी कर रहे हैं ना, ये एक्चुअली काइंड ऑफ सेम काम ही कर रहे हैं, बट फॉर मैट्रिसेस, ठीक है, जिसको हम वेक्टर अलजेब्रा या मैट्रिक्स अलजेब्रा कह सकते हैं, कि जिसमें हम देखना चाह रहे हैं कि इसमें आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है, इसमें इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अगर कर सकता है तो आइडेंटिटी और इन्वर्स का क्या मतलब है? ये जो हम कहते हैं ना कि -5 को उस तरफ ले जाओ, इसका मतलब है कि हमें पहले से श्योरिटी है कि यार इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, तो +5 भी होगा सिस्टम में, तो हम दोनों तरफ +5 भी कर देंगे। तो ये जो -5 +5 कैंसिल होकर यहाँ पर आइडेंटिटी बन जाएगी, दूसरी तरफ उसका इन्वर्स जो होगा वो ऐड हो जाएगा, या जो भी करना है, ठीक है। और ये 3-4 काम कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन में भी, एडिशन में भी, तो आपकी इक्वेशन सॉल्व करने की कैपेबिलिटी बन जाती है। और ये हम मैट्रिक्स में भी कर सकते हैं। तो ये जो पूरी मैंने तमहीद बांधी उस बांधने का मकसद क्या था कि जब आपने वेक्टर्स में या मैट्रिक्स में ये काम करना है ना, तो आपके पास अगर ax = y है, तो आपने अगर इसे a को दूसरी तरफ लेके जाना चाहते हैं, ठीक है, तो हमें पता है कि a × b इज नॉट इक्वल टू b × a, ठीक है, ये तो हमें पता है, ठीक है। लेकिन हमें पता है कि अगर मैं दोनों को लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करूंगा तो सेम ही रिजल्ट रहेगा। यानी अगर मैं इधर भी a इनवर्स डाल दूं और इधर भी a इनवर्स डाल दूं तो ये ठीक है। मैं a इनवर्स आगे नहीं डाल सकता, वो फर्क हो जाएगा। नॉर्मल जब आप अलजेब्रा कर रहे होते हैं तब आपको ये डायरेक्शन का ख्याल नहीं रखना पड़ता। आपने 3 को इधर मल्टीप्लाई किया और दूसरी तरफ 3 को दूसरी तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, यू डोंट केयर, ठीक है। आपको पता है इधर कट जाएगा, उधर मल्टीप्लाई होगा, कुछ आ जाए। लेकिन जब आपने वेक्टर अलजेब्रा करना है या मैट्रिसेस अलजेब्रा में यूज़ करना है, तो आपने ख्याल करना है कि लेफ्ट मल्टीप्लाई करना है या राइट, दोनों तरफ एक ही तरफ मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो ये जो रूल्स हैं इनके पढ़ने का फ़ायदा ये है कि आप ये गलती नहीं करेंगे, ठीक है। बाकी कोई ख़ास फायदा नहीं है, नहीं ये जो सारे हम आइडेंटिटीज और ये करेंगे, ठीक है। ओके, एसोसिएटिविटी हमने देख ली, ठीक है। तो एसोसिएटिव आपको समझ आ गई कि आपने पहले जो भी करना हो क्या करें। फिर आपकी एक और चीज़ आती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये होती है कि जिसमें अगर 2x2 की बनानी हो मैंने तो 1 0 0 1 होगी। अगर मैंने 3x3 की बनानी हो तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आ जाएगी, ठीक है। इसको आप आइडेंटिटी को आप किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे वो जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, तो आपके पास सेम मैट्रिक्स वापस आ जाएगी, ठीक है। तो आपने अगर लेट्स से कि इसको मैंने किसी भी 3x3 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया विद i, तो i स्टैंड्स फॉर आइडेंटिटी, ठीक है। तो आपके पास हमेशा ये आ जाएगा। और ये इसमें ख़ास बात ये है कि ये कॉम्यूटेटिव है, यानी कि i को आप इस तरफ रख के मल्टीप्लाई करें या उस तरफ रख के मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाए। तो इन जनरल आपकी जो आइडेंटिटी है ना वो हमेशा ये होगी कि डायगोनल पे 1 है, बाकी सारे 0 हैं। तो दिस इज़ योर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, चाहे डायमेंशन उसकी कोई भी हो जाए, ठीक है। ओके, सो आखिरी चीज़ आ जाती है इनवर्स एंड ट्रांसपोज, ठीक है। तो आज का लेक्चर आपके लिए तो मेरा ख्याल है हलवा ही रहा है। टाइम अभी 3 मिनट है, कोई बात नहीं, हम 3 मिनट में ही हो जाएगा, ठीक। वहाँ उसके बाद ले लेंगे, मैं 5 मिनट लेट शुरू कराया था ना, ठीक है। तो मैं भागते दौड़ते ड्राइव करते मैं पहुंचा हूँ फिर ये चीज़ें लगाते लगाते भी थोड़ा सा टाइम कर दिया ना, फिर ये जो बातें कर रहे हैं ये भी सब ट्रैक्ट आउट बीच में कर देंगे, ठीक है। अगली क्लास है, अच्छा, तो तुम तो 2 क्लासों में आए नहीं हो, तुम्हें तो मैं आधा घंटा और बिठाना चाहिए नहीं, ठीक है। तो इन्वर्स क्या होता है,
इन्वर्स एक ऐसी मैट्रिक्स है कि अगर मैं ए को ए क्रॉस ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करूं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, और इसके अंदर भी अमूमन ये चीज़ ट्रू होती है कि ए इन्वर्स इनटू ए भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आ जाती है, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ ये भी कॉम्यूटेटिव बन जाता है, लेकिन तो ये है, ठीक है। तो इन्वर्स का तो हमें पता है, ठीक है। इन्वर्स कंप्यूट कैसे करते हैं, ऑब्वियसली आपने किसी लोअर लेवल कोर्स में ये पढ़ा होगा, ठीक है। 2x2 का तो आपने एफएससी में पढ़ा होगा कि वो डिटर्मिनेंट निकालो और कहते हैं वो कॉलम्स और रोज को क्या एक्सचेंज करते होते थे और दो का साइन चेंज करते थे और उससे डिवाइड कर, ठीक है। लेकिन अगर आप ज़्यादा बड़ी मैट्रिक्स का निकालें तो उसके लिए वो कौन सी होती थी, दो को साथ साथ रख लें, तो वो वाला भी किया हुआ है। लीनियर ऑपरेशन करते जाएं, इस तरफ आइडेंटिटी रखें तो थोड़ी देर बाद इधर इन्वर्स आ जाता है और उधर आइडेंटिटी रह जाती है, ठीक है। तो मतलब देयर आर मल्टीपल वेज टू डू इट, मगर इस कोर्स में हमने जब इन्वर्स निकालना होगा तो हम आराम से कोई ना कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे, वो खुद ही इन्वर्स निकाल के दे देगा। इट्स नॉट नेसेसरी कि हर मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करे, ठीक है। बाज़ मैट्रिक्स होती हैं ऐसी जिनका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, जिसका अमूमन हम कहते हैं डिटरमिनेंट ज़ीरो हो, जिनको हम सिंगुलर या डीजेनरेट मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। सो टिपिकली पता नहीं, वैसे मैं ओवर कॉम्प्लिकेट ना कर दूं, अगर 3x3 मैट्रिक्स है और उससे आप यानी अगर उसके रोज़ या कॉलम्स में से कोई भी आप वेक्टर बना दें, ये लेट से मेरे पास 3 डायमेंशनल स्पेस है और मैं हर रो को किसी वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दूं, ठीक है। तो जब उसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो होने का ये मतलब होता है कि ये तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में आ गए हैं किसी वजह से, ठीक है। इसी को हम दूसरे यानी कि ये अगर एक प्लेन है जिसमें ये तीनों लाए करते हैं ना, तो असल में ये 2 डायमेंशनल है, असल में ये 3 डायमेंशनल नहीं है, ठीक है। लेकिन आपने उसको वेक्टर्स में 3 लिखे हुए हैं, ठीक है। तो अगर कभी भी ये केस हो तो हम कह देते हैं कि ये बेसिकली इसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ जाता होता है, ठीक है। चाहे वो रो में हो तो कॉलम में भी ये खुद ब खुद हो जाता है, कॉलम में हो तो रो में भी ये खुद ब खुद हो जाता है, ठीक है। इसी को हम ये कह देते हैं कि एक वेक्टर जो है वो बाकी दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन है, ठीक है। क्योंकि अगर ये सेम प्लेन में आते हैं ना तो यू कैन ऑलवेज फिगर इट आउट कि यार मैं इसको थोड़ा सा स्केल करके इधर ले आऊँ इसकी सीध में और फिर इसको उतना स्केल कर दूं तो दूसरा तीस जो है ना वो इसका कॉम्बिनेशन बन जाएगा। लेकिन अगर वो डिफरेंट प्लेन में होगा, यानी दो एक प्लेन में आते हैं और तीसरा बाहर की तरफ है, तो अब आप उसका जो मर्जी कॉम्बिनेशन बनाएंगे वो उस प्लेन में रहता है, वो इसको कभी भी नहीं कर सकता। तो इनको हम कहते होते हैं कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट अगर नहीं भी समझ आया तो मैटर नहीं करता, लेकिन अगर आ भी गया तो ये आ गया तो अच्छी बात है, क्योंकि कई जगहों पर यूज़ हो रहा है कि आपकी लीनियर इंडिपेंडेंस इसको कहते हैं, ठीक है। तो बाज़ औक़ात इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, तो जिसमें ना करें तो उसे हम सिंगुलर या डीजेनरेट मैट्रिक्स कहते हैं। ट्रांसपोज आपको पता है कि ट्रांसपोज हम इसको कहते हैं कि जो रो है उनको कॉलम बना दें, रो ज़ीरो को कॉलम ज़ीरो बना दो, ठीक है, रो वन को कॉलम वन बना दो, ठीक है, और वाइस वर्सा कि आपको अगर कॉलम को रो बना दें तो तब भी इफेक्ट यही है, ठीक है। यानी इस जगह पर मैं ये कह रहा हूँ कि ये वाली रो ज़ीरो को कॉलम ज़ीरो बना दो, लेकिन मैं अगर कहूँ कॉलम ज़ीरो को रो ज़ीरो बना दो तो वो भी एक ही मायने रखता है, तो इसको हम ट्रांसपोज कहते हैं, ठीक है। ट्रांसपोज के लिए हम लिखते होते हैं ऊपर छोटा सा टी डाल देते होते हैं, ठीक है। सो ये ए ट्रांसपोज बन जाता है, ठीक है। इसकी फॉर्मल डेफिनेशन ये है कि B इज़ अ ट्रांसपोज ऑफ ए अगर BI J इज इक्वल टू AJI, यानी इसके जो ith जो है वो उसके jth के बराबर हो एंड सो ऑन, ठीक है। तो वो इसका ट्रांसपोज बन जाता है, ठीक है जी। यहाँ पे हम रुकते हैं। तो आज हमने थोड़ा मैट्रिसेस की चीज़ें कर ली और थोड़ा सा हमने ग्रेडियंट डिसेंट को कर लिया, बाकी इंशाल्लाह फिर थर्सडे को